तो हेलो मेरे मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हरफन सिंह। तो बच्चों, इस चैनल पर आपको क्लास 9th और क्लास 10th का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा और बच्चों अच्छे से आपको इस चैनल के ऊपर पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, साइंस और मैथ सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, और बच्चों आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का सिलेबस, कि साइंस के सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो पेपर में पक्का आते हैं, 100% जो पेपर में आती है टॉपिक, वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपना पहली वीडियो की साइंस क्लास 10th का सिलेबस देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये देख रहे हो आप, इमेज देख रहे हो। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है इमेज देख के? तो बच्चों मैंने इसलिए डाली इमेज क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। किसकी, किस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं? वॉर की प्लानिंग कर रहे हैं कि वॉर में क्या क्या करना है इनको। ठीक है ना, कैसे जाना है, कितने हथियार लेके जाना है, कितने बंदों को लेके जाना है, किस तरीके से हमने बंदों को घेरना है, अपने ओपोनेंट्स को घेरना है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी हमारी क्लास 10th का जो साइंस का एग्जाम होगा उस चीज की प्लानिंग कैसे करेंगे, उसके सिलेबस को जानकर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, कि सिलेबस में आएगा क्या क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चों, जो कि चैप्टर आने ही आने हैं पेपर में। ठीक है ना, ये सारे के सारे चैप्टर हैं और सारे ही चैप्टर आएंगे। ये नहीं कि आपका कि आधे चैप्टर आएंगे और आधे चैप्टर नहीं आएंगे। फाइनल एग्जाम में जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें सारे चैप्टर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला चैप्टर है देखो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सेकंड है एसिड बेस सॉल्ट। तो ये सारे चैप्टर हम लाइन वाइज लाइन देखते जाते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं जो रिलेटेड है। उसके साथ साथ मैं आपको बताते रहूंगा कि जो 100% टॉपिक आते हैं, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, हर चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, बट जो 100% पेपर में आते ही आते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले बच्चों देख लेते हैं जो चैप्टर हमारे डिलीटेड है। जो हमारे चैप्टर डिलीटेड है मतलब कि आ ही नहीं रहे पेपर में। ठीक है ना, तो पहला है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा है सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये हमारे चैप्टर बच्चों डिलीटेड है जो कि पक्का आने ही नहीं वाले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या आ रहा है और क्या क्या डिलीटेड है। ठीक है, और मैं उसके साथ साथ आपको बताते रहूंगा कि कौन सा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो 100% आपके चैप्टर में आने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों जो इस चैप्टर में आपका टॉपिक आता है वो है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो बच्चों आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। वैसे आपने 9th क्लास में जाना होगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, तो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, उसके साथ साथ आप जानोगे कैसे इसको बैलेंस करते हैं। तो अगली जो वीडियो आ रही है इस चैनल पर क्लास 10th के लिए, तो वो यही आ रही है कि कैसे इजिली हम बैलेंस कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है, बहुत ही कम सेकेंड्स में। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, तो बैलेंस कैसे करते हैं, इंप्लीकेशंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इंप्लीकेशंस का मतलब होता है कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, वो आपको सारी चीजें साथ साथ लिखनी होती है। ठीक है, उसको कहते हैं इंप्लीकेशंस। जब आप बैलेंस करते हो उसके बाद आपको लिखनी पड़ती है ये सारी चीजें। ठीक है, तभी आपको नंबर मिलते हैं। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, प्रेसिपिटेशन हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है ना, आती ही आती पेपर में। ठीक है, और आपका जो इस चैप्टर में आपका रिलेटेड टॉपिक वो है आपका कोरोजन एंड रेंसिडिटी। बच्चों जो रेंसिडिटी टॉपिक है ना वो तो 100% आपका एग्जाम में आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, बट जो कोरोजन टॉपिक है ना वो आपका थर्ड चैप्टर जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है उसमें आ ही रहा है पक्का पक्का। ठीक है ना, इस चैप्टर में रिलेटेड है बट वो वाले चैप्टर में ये है, तो आपको डायरेक्टली पढ़ना तो है ये चैप्टर, बट ये वाला पक्का है आपका कि ये वाला आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं बच्चों आपको, और मैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ जो कि 100% आते हैं। पहला तो आपको जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है ना, इनडायरेक्टली आएगा कि जैसे कि आप कोई भी केमिकल रिएक्शंस लिख रहे होंगे तो उसको आपको बैलेंस करके लिखनी है। अगर बिना बैलेंस आप केमिकल रिएक्शन पेपर में लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का आएगा ही आएगा, तो इसको छोड़ के मत जाना बच्चों कभी भी। ठीक है ना, सारी रिएक्शन पढ़ के जानी है आपको विद एग्जांपल्स। ठीक है ना, कि क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे इस चैनल पे आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ अगली इस वीडियो में। ठीक है ना, तो उसके बाद बच्चों आपको देखते हैं सेकंड चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन कौन से रिलेटेड है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक आता है वो है इंडिकेटर। ठीक है ना, इंडिकेटर से एक टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पीपीटी में लिखा नहीं गई बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इंडिकेटेड टॉपिक है, ठीक है, उसको आप छोड़ के मत जाना एग्जाम में, अगर जाओगे तो नंबर गवाओगे, ठीक है ना। तो उसके बाद डेफिनेशन देखोगे बच्चों एसिड और बेस की, ठीक है ना, किसके टर्म्स के ऊपर, H प्लस और OH माइनस आयंस के ऊपर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने देखना है जनरल प्रॉपर्टीज किसकी, एसिड और बेस की, कि भाई केमिकली कैसे रिएक्ट होते हैं वो चीजों के साथ, ठीक है, वो सारे इस चैप्टर में देखोगे और उनके एग्जाम्पल और यूजेस देखोगे। उसके बाद एक रिएक्शंस आती है बच्चों, वैसे तो बहुत सारी रिएक्शन है इसमें, बट एक पर्टिकुलर रिएक्शन इसमें बता रखी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड और बेस के साथ जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जब वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पीएच स्केल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में, ठीक है ना, बट आपको लॉग का जो फॉर्मूला आता है ना वो आपको नहीं पढ़ना इस बार, ठीक है ना। उसके बाद आपको जाननी है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है ना, आपको एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की वो जानना है, वो पढ़ना है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आती है भाई प्रिपरेशन और यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब कि ये कौन सा टॉपिक है, सॉल्ट वाला। ये कौन सा टॉपिक है, सॉल्ट वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का ये आएगा ही आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, इससे पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ के मत जाना बच्चों, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इस चैप्टर में आपका कुछ भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो बच्चों इसमें आप प्रॉपर्टीज जानोगे किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा, ठीक है, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। और बट 10th में आप जानोगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी तो जानोगे ही जानोगे, और केमिकल्स प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी आप पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ठीक है, कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। उसके बाद आप देखोगे कैसे आयनिक कंपाउंड हमारा बनता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद आप प्रोसेस जानोगे कि भाई मेटल कैसे खोजा जाता है, ठीक है ना, उसको रिफाइन कैसे करा जाता है, तो उसका नाम होता है मेटलर्जिक प्रोसेस, वो इस चैप्टर में आपका टॉपिक है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों आगे ना इसमें कोरोजन है और इट्स प्रिवेंट्स, मतलब कोरोजन वाला टॉपिक हमारा फर्स्ट चैप्टर में तो डिलीटेड था, बट इसमें आ गया, तो आपको डायरेक्टली पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके प्रिवेंशन कैसे हैं, कि आप कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में हमारा कुछ भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो चलो बच्चों 4th चैप्टर हमारा बच्चों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बहुत ज्यादा बच्चों को ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है, बट इस चैप्टर में इतना कुछ है नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आपको इस यूट्यूब चैनल पे, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, भूलना मत बच्चों, ठीक है, सब्सक्राइब करने से। तो चलो बच्चों देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सबसे पहले आता है बच्चों कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन्स, कार्बन कंपाउंड के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है वो आप जानोगे, कौन सी होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, किस प्रकार की होती है वो आप सब जानोगे। कार्बन का एक नेचर होता है जिसका नाम है वर्सटाइल, तो आप कार्बन के बारे में जानोगे कि भाई इसको नाम ऐसा क्यों दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप होमोलोगस सीरीज देखोगे, बट उससे पहले आप एक टॉपिक आता है जिसका नाम है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत कम से कम ये एक से कम 2 से 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा ही, ठीक है ना, पक्का आएगा ही आएगा, लिखवा लेना ये, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आप होमोलोगस सीरीज के बारे में जानोगे, बहुत कुछ है इस चैप्टर में से। उसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानोगे कि भाई हैलोजेंस क्या होते हैं, अल्कोहल क्या होता है, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, इनके बारे में जानोगे। फिर आप डिफरेंस बिटवीन देखोगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में, ठीक है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज देखोगे कार्बन कंपाउंड्स की, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि इसमें केमिकल रिएक्शंस देखोगे आप, कंबशन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पक्का इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिखवा लो अभी मेरे से, ठीक है ना, तो आप भूलना मत इसको करके, ठीक है ना, बिना करे मत जाना इसको। और उसके बाद इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज देखोगे और उसके सिर्फ यूजेस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सोप और डिटर्जेंट, ये भी वैसे इंपॉर्टेंट है, बट पिछले साल से इसके क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है ना, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, आप इसको भी मत छोड़ के जाना, ठीक है ना, ये वाले टॉपिक 100% आपके पेपर में आएंगे, और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और इस चैप्टर से बच्चों आपका कुछ भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 5th जो कि है लाइफ प्रोसेस, ठीक है।
लाइफ प्रोसेस में बच्चों आप पढ़ोगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है ना। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर दोनों में देखोगे कि भाई दोनों के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, किस टाइप का होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, ठीक है। तो सबके बारे में इस चैप्टर के बारे में जानोगे, और इस चैप्टर में आपका कुछ भी रिलेटेड नहीं है बच्चों। इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो सारे ही है, ठीक है ना। आप पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकते ये न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आएगा, रेस्पिरेशन से नहीं आ सकता। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सारे डीपली पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना, तभी नंबर आएंगे चैप्टर में से। और बहुत इजी चैप्टर है, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा 6th चैप्टर जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, किस टाइप की मूवमेंट्स होती है, वो सब जानेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट्स किस टाइप की होती है प्लांट्स में, जैसे कि ट्रॉपिंग मूवमेंट होती है, नेस्टिंग मूवमेंट होती है, वो सारा इस चैप्टर के अंदर जानोगे आप। फिर आप जानोगे प्लांट्स हार्मोन के बारे में भी जानोगे इस चैप्टर में, ठीक है। फिर एनिमल्स में आ जाते हैं, एनिमल्स में क्या है, नर्वस सिस्टम है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, और ह्यूमन ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का आएगा ही आएगा 100% इस टॉपिक में से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको बोले बेकर मत जाना, ठीक है ना, बोलकर मत जाना, तो पढ़ के जाना इस टॉपिक। उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स, ठीक है ना। केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसा होता है उसके बारे में जानोगे कि भाई केमिकल कोऑर्डिनेशन में होता क्या है। उसमें आप देखोगे एनिमल हॉर्मोन्स के बारे में, ठीक है, कि एनिमल्स के अंदर हॉर्मोन्स क्या करते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि भाई इस चैप्टर में कुछ भी रिलेटेड नहीं है, तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7 जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मतलब कि इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को हम बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको पता ही क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। एसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल को हम क्या बोल सकते हैं, सेक्सुअल भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि जिसमें एक पेरेंट की नीड होती है और कभी कभार दो पेरेंट की नीड होती है। कभी कभार कह रहा हूँ, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स की नीड होती है और एसेक्सुअल में एक पेरेंट की नीड होती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन करने के लिए। वो आप सब इसके अंदर जानोगे। फिर आप जानोगे रिप्रोडक्शन हेल्थ के बारे में कि क्यों जरूरी है भाई रिप्रोडक्शन हेल्थ, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, मेथड्स क्या है फैमिली प्लानिंग करने के लिए, ठीक है। सेफ सेक्स क्या है, डिसीजेस क्या होती हैं भाई, डिसीजेस क्या होती हैं सेक्स के दौरान, ठीक है ना। उसके बाद जानोगे आप चाइल्ड को बियरिंग कैसे करा जाता है, वुमेन्स हेल्थ के बारे में जानोगे। और इस चैप्टर में आपको कुछ भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 100% आपका पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं बच्चों, जिसका नाम है हेरिडिटी, ठीक है। मतलब कि ये दो जो पिछला चैप्टर था ना उससे बहुत ज्यादा लिंक है, क्योंकि ये चैप्टर देखा जाए तो जेनेटिक्स के ऊपर है एक हिसाब से, ठीक है ना। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दौरान जो वेरिएशन होते हैं, ठीक है ना, चेंजेस होते हैं, वो इस चैप्टर में पढ़ोगे आप। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडल, उन्होंने कंट्रीब्यूशन करा था, कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाए थे, तो वो एक्सपेरिमेंट के बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ लॉज दिए थे जिनको बोलते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, ठीक है, उसके बारे में आप जानोगे। उसके बाद इस चैप्टर में आप देखोगे सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 100% आपको आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल की फॉर्म में आएगा ये टॉपिक, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाई कंप्लीट मतलब कि डिलीटेड पोर्शन क्या है। तो आपका जो इस चैप्टर में ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेरिडिटी और एक होता है एवोल्यूशन। तो मतलब कि एवोल्यूशन वाला जो पार्ट है ना आपका पूरा का पूरा डिलीटेड है, ठीक है ना, आपका पूरा का पूरा डिलीटेड है। तो आपको बिल्कुल भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ हेरिडिटी ही पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लाइट। तो भाई इस चैप्टर में आपको पढ़ना है सबसे पहले तो लाइट कैसे रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। उसके बाद आप देखोगे कि कर्व सरफेस किसको बोला जाता है, जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, कर्व सरफेस बोला जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन कैसे होता है कर्व सरफेस के ऊपर, वो पढ़ोगे आप। स्फेरिकल मिरर्स कैसे कैसे इमेज बनाते हैं वो आप पढ़ोगे। उनके अंदर क्या क्या होता है, सेंटर कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। बट आपको इसमें डेरिवेशन ही देखनी, मिरर फॉर्मूला जो होता है उसको आपको बनाना नहीं आना, आपको सिर्फ रटना है, ठीक है ना। जो आपको फॉर्मूला दिया होगा उसको आपको वो बनाना नहीं है, डेरिवेशन उसको बोलते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनना, वो आपको नहीं सीखना, सिर्फ आपको याद करना है फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखना है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। आपको पक्का 100%
आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है ना, मिरर फॉर्मूला के ऊपर। उसके बाद आप देखोगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखोगे, फिर उसके बाद देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, हमने ऊपर स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा, फिर आप देखेंगे स्फेरिकल लेंस के बारे में कि लेंस किस प्रकार लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन नहीं करते, रिफ्लेक्ट करते हैं, किस प्रकार करते हैं वो आप इस चैप्टर में देखोगे। उसके बाद इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंस, लेंसेज के द्वारा इमेज कैसी बनती है उसको भी आपको पढ़ना है, वो भी आपका सिलेबस में आ रहा है। उसके बाद लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूले की भी हमको डेरिवेशन नहीं पढ़नी कि कैसे बना, ठीक है। मैग्निफिकेशन भी आता है भाई लेंस में, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है भाई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस, बहुत छोटा टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इजी टॉपिक है, आपको नंबर दे के जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंस और मिरर पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आपको आने ही आना 4 से 5 नंबर, ठीक है। तो आप बिना पढ़े मत जाना भाई, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना जाने से पहले, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे डेरिवेशन ऑफ मिरर एंड लेंस फॉर्मूला की नहीं है, डिलीटेड है, ठीक, जो डिलीटेड है वो आपको लिखा हुआ नीचे, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था ऊपर कि डेरिवेशन नहीं आनी पेपर में, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 10 जो कि है ह्यूमन आई, ये भी बहुत इजी टॉपिक है, इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ लेना इसको भी। उसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे ह्यूमन आई, ठीक है, ह्यूमन आई के बारे में जानोगे कि ह्यूमन आई में कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट काम करता है, वो सारा जानोगे। फिर आप जानोगे फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, मतलब कि पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। इस नाम से बुक के अंदर टॉपिक है जो कि आपको दिया गया है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है फंक्शनिंग ऑफ लेंस, कि हमारी ह्यूमन आई के अंदर लेंस कैसे फंक्शन करता है, उसको नाम दिया गया पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। और फिर आप जानोगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस के बारे में, ये भी आपका सिलेबस में आ रहा है कि डिफेक्ट क्या होते हैं ह्यूमन आई के, क्या क्या बीमारियां होती हैं, क्या क्या डिसीज होती है और कैसे वो करेक्ट हो सकती हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर आप जानोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में जानोगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में जानोगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में जानोगे, मतलब कि आ रहा है आपके पेपर में। फिर आप देखोगे एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की क्या एप्लीकेशंस है डेली लाइफ में, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की क्या एप्लीकेशंस है डेली लाइफ में, सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है, मतलब आपके सिलेबस में आ रही है। और आपका डिलीटेड क्या है, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एट सनसेट, ठीक है। तो जो कलर होता है जब सन डूबता है और सन जब उगता है, वो आपका सिलेबस में नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसको पढ़ना हो पढ़ लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने पहले भी पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में आपका इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, सर्किट आ रहा है, सर्किट डायग्राम आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो आ रहा है, ओम्स लॉ आ रहा है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, वो फैक्टर जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड होता है वो आ रहा है आपका, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के, अगर रेजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाएगा तो क्या होगा, रजिस्टर को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाएगा तो क्या होगा। उसका डेली लाइफ भी इंपॉर्टेंट है कि डेली लाइफ में क्या क्या फैक्टर होते हैं इसके, ठीक है ना, क्या क्या देखा जाता है, वो सारा आपको पढ़ना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, आपको हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, उसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है डेली लाइफ में कि क्या क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक पावर, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो आपका पेपर में आते ही आता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर आता है इंटर रिलेशन बिटवीन पावर, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टर, ठीक है ना, रजिस्टर बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा और आपके सिलेबस में आ रहा है पहली बार, ठीक है। तो पेपर में भी आपको दिखते ही क्वेश्चन, ठीक है ना, न्यूमेरिकल दिखता है इस फॉर्मूले के रिलेटेड, ठीक है। और आपका इस चैप्टर में भी कुछ रिलेटेड नहीं है, तो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्किट डायग्राम नहीं आएगा, बट आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा इन सब चीजों के, ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट में से भी आ जाता है ये क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, इससे भी आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, ठीक है। बट आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्टली आपको ये पढ़ना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए, तो मतलब कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये पढ़ना है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट। उसके बाद आता है हमारा मैग्नेटिक चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में आपका मैग्नेटिक फील्ड सिलेबस में है, फील्ड लाइंस सिलेबस में है, ठीक है ना। उसके बाद आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग
कॉइल और सोलिनाइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड राइट हैंड थंब रूल इंपॉर्टेंट है, आपको ये टॉपिक करने से पहले ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हेल्प लगती है रूल की, तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है ना, इन टॉपिक को करने के पहले। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। करंट फ्लो कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसमें फोर्स एक जनरेट होती है, उसके बारे में आप इस टॉपिक के अंदर जानोगे। फिर आप जानोगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, जो कि इस टॉपिक के अंदर आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना, चीजें फाइंड करने के लिए। उसके बाद आपका आ रहा है डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, एडवांटेज क्या होती है ऑल्टरनेट करंट की और डायरेक्ट करंट की, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जो हमारे घरों में सर्किट देखा जाता है वो कैसा होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन सीरीज में होता है या पैरेलल सीरीज में होता है, वो आपको सब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है डिलीटेड टॉपिक्स, जो डिलीटेड टॉपिक्स है आपका ईएमआई, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपका डिलीटेड है। इलेक्ट्रिक मोटर भी आपको रिलेटेड है, जनरेटर, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी आपको रिलेटेड है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल आपका आ रहा है पेपर में, बट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपका डिलीटेड, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, ठीक है ना। ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पेपर में दिखता ही दिखता है, ठीक है। तो हमारा लास्ट चैप्टर है क्या, आर एनवायरमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना, हमारे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फूड चेन के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो बहुत इजी टॉपिक है, इसको छोड़ के मत जाना, फ्री के नंबर है, ठीक है। तो इसमें भी आपको बता देता हूँ जो पेपर में आती आता है और आपके सिलेबस में क्या कह रहा है जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है आपको, कि फूड चेन क्या आती है, वेब्स क्या होते हैं, फूड वेब्स क्या होते हैं, और 100% लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में आएगा ही आएगा पक्का, सिलेबस में तो है और आपके पेपर में ये टॉपिक पक्का पक्का दिखेगा, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन को, वेस्ट प्रोडक्शन कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में आपका कुछ भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, जो 100% आते हैं, और इसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्शन कैसा होता है, वेस्ट मटेरियल को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बोलकर मजा आना, और आपके सिलेबस में आ रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो बच्चों यहीं तक रखते हैं हम, ठीक है। आपको अच्छे से सिलेबस पता चल गया होगा कि क्या क्या आपका आ रहा है और कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको पेपर में दिखेंगे 100%, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही आपका, तो बाय बाय।